नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम व्हीकल फाइनेंस एनबीएफसीज का एक सेक्टर रिव्यू करेंगे। राइट, तो इस सेक्टर में अगर आप कुछ स्टॉक्स देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रहे हैं आपको स्टॉक्स। राइट, जैसे श्रीराम फाइनेंस है, चोला है, सुंदरम है, एमएनएम फाइनेंशियल्स है। तो लुक एट दिस चार्ट्स ओवर हियर। तो श्रीराम फाइनेंस का सितंबर से जो स्टॉक प्राइस ऊपर गया है वो ऊपर ही जा रहा है। चोला एक इट्स अ कंपनी ऑफ मुरुगप्पा ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपनीज आउट देयर। इसका एक हल्के से एक तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। सुंदरम फाइनेंस वेरी कंजर्वेटिव, वन ऑफ द ओल्डेस्ट व्हीकल फाइनेंस एनबीएफसीज, इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। एमएनएम फाइनेंशियल्स व्हिच इज अ कैप्टिव एनबीएफसी ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। राइट, तो महिंद्रा वालों के प्रोडक्ट्स को ही एक तरह से लोन देते हैं ये लोग, इनका भी स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। फॉर द लास्ट 2.5 years द स्टॉक प्राइस वाज नॉट मूविंग, बट इफ यू सी द लास्ट 6 months द स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप। राइट, तो देयर आर कपल ऑफ अदर कंपनीज लाइक इंडोस्टार एंड मुथूट कैपिटल, बट आई हैव नॉट एनालाइज्ड दोस कंपनीज। आई हैड एनालाइज्ड देम कपल ऑफ क्वार्टर्स बैक, बट मुझे लगा कि उनके बिजनेस मॉडल्स में मैनेजमेंट को ही क्लैरिटी नहीं है, तो it's no point kind of discussing those companies, right? So in this video what we'll do is we'll kind of go to each of the points that I've mentioned over here to understand कि ये जो momentum दिख रहा है इनके stock prices में, क्या ये temporary है या फिर structural है। कुछ structural चीज़ें चेंज अप हुई है या फिर ये टेम्पररी है, कोई पेंट अप डिमांड जैसा कोई सिचुएशन है। क्योंकि अगर ये टेम्पररी है तो फिर ये स्टॉक प्राइसेस ना नीचे आना शुरू हो जाएंगे या फिर प्लेटो हो जाएंगे। बट अगर ये स्ट्रक्चरल है तो अगले 1-1.5 साल तक आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिख सकती है सेक्टर में। एटलीस्ट द कॉन कॉल्स विच आई रेड और हर्ड अबाउट ऑफ दीज कंपनीज, उसमें मैनेजमेंट गाइडेंस काफ़ी अच्छे दिए। 20-22% का गाइडेंस एक तरह से दिखाया, मतलब एक रिन्यूड विगर दिखाया, स्पेशली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स के मैनेजमेंट के आवाज़ में। राइट, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ये स्ट्रक्चरल है या टेम्पररी है। राइट, तो जीएसटी कट्स जो 28% से 18% हुए, मुझे नहीं लगता कि फिर से वो 28% होंगे। राइट, तो ये स्ट्रक्चरल दिख रहा है एंड दिस हैज लेड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ। तो ट्रैक्टर सेल्स 28% से, यूनिट सेल्स या वॉल्यूम सेल्स 28% से ऊपर गया। राइट, तो ट्रैक्टर सेल्स जब बढ़ते हैं तो समझिए कि आपका ना रूरल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। राइट, तो मिनिमम सेलिंग प्राइसेस जो होते हैं, जो वीट पे, बार्ली पे किसानों को अच्छे मिल रहा है। राइट, उनका जो रबी का सोइंग सीजन है वो शुरू हुआ है और काफ़ी अच्छा बुआई होती है, जो सोइंग होता है वो काफ़ी अच्छा हुआ है वहाँ पे। राइट, तीसरी एक चीज़ है, इलेक्शंस होते हैं तो लोगों के हाथ में पैसा आता है। चौथी चीज़ है जो पीएम किसान योजना है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है, उसकी वजह से लोगों के हाथ में, किसानों के हाथ में पैसा आता है। राइट, तो ये सारी चीज़ है। मतलब अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के सेल्स भी देखोगे या फिर एचयूएल का कॉन कॉल सुनोगे तो वो लोग कह रहे हैं कि रूरल डिमांड काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अर्बन डिमांड। राइट, तो रूरल इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही है, दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन ट्रैक्टर सेल्स, इट्स गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन टू व्हीलर सेल्स। तो जो मास टू व्हीलर सेल्स होते हैं, राइट, मास प्रोडक्ट है टू व्हीलर, उसमें 16% का ग्रोथ दिखा है। लाइन शेयर इज कमिंग फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी। राइट, एक और जो सेगमेंट ग्रो हो रहा है वो है जो स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं ना। तो ई-कॉमर्स जो है दैट वाज प्रेडोमिनेंटली लिमिटेड टू अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज। तो अब जब रूरल पॉपुलेशन के हाथ में पैसा आया है तो ई-कॉमर्स रूरल पॉपुलेशन के पास भी जा रहा है। तो उनके लिए जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए वो जो छोटे छोटे ट्रक्स होते हैं जो पैकेट्स लेके जाते हैं, वो काफ़ी एक तरह से उनकी जो सेल्स काफ़ी ज़्यादा हुए। राइट, तो जब हम व्हीकल फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि कार का लोन लेना है, बाइक का लोन लेना है, बट जो पर्सनल मोबिलिटी होता है इट्स जस्ट 10% ऑफ द टोटल काइंड ऑफ पाई। राइट, तो यहाँ पे 90% ऑफ द लोन्स वो लोग ले रहे हैं जिनका लाइवलीहुड ड्राइविंग के ऊपर या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे या लॉजिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड है। राइट, एंड ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिमांड के ऊपर डिपेंड है। डिमांड कहाँ से आती है? डिमांड आती है लेट्स से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मतलब कोई स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है। फर्टिलाइजर्स कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो एक जगह से दूसरे जगह में लेके जाना है। राइट, मैन्युफैक्चरिंग की ना, कार्स बन रहे हैं, राइट, टू व्हीलर्स बन रहे हैं, राइट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बन रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर जो फोन्स बन रहे हैं छोटे, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैटेगरी में। राइट, तो उनको एक जगह से दूसरे लेके जाना, तो इज देयर डिमांड फॉर दैट? इज देयर डिमांड फॉर डिमांड फ्रॉम एग्री, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉम इंडस्ट्रियल, फ्रॉम एनर्जी? मतलब कोल की सप्लाई बढ़ रही है कि नहीं? राइट, कोल एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, नेचुरल गैस। राइट, तो ऑल दीज थिंग्स, द डिमांड ट्रिगर्स हैव टू बी इन प्लेस। राइट, द लार्जर इकोनॉमी हैज टू बी इन प्लेस फॉर कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग टू वर्क। राइट, एंड उसके जो लीडिंग इंडिकेटर्स है आपको वो आईआईपी डेटा में दिखेंगे। राइट, सो द आईआईपी नंबर्स फॉर जैन हैव बीन
रियली गुड राइट, 7.8% से बढ़े राइट। गवर्नमेंट केपेक्स ऑफ 12.2 लाख करोड़ जो बजट में अनाउंस हुआ है, जिसकी वजह से हैवी व्हीकल्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मतलब जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के लिए सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह के लिए, राइट, दोज थिंग्स आर गोइंग टू पिक अप, राइट। तो लार्जर इकोनॉमी हैज टू परफॉर्म फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग टू परफॉर्म, राइट। तो ये सेक्टर अगर आप देखो, इट्स ग्रोइंग बाय अराउंड 12 to 13%, ऐसा कोई बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर नहीं है, इट्स ग्रोइंग एट 12 to 13%, but the competition is very low in this sector because this is a very difficult sector to operate in, right? आपको कोई ऐसा ब्रांच वगैरह डालने की जरूरत नहीं है. You always have to be on the field because these people, the drivers or the fleet owners, they are moving from one city to another, right? तो उनको पकड़ कर एक तरह से मोटिवेट करके उनको थोड़ा हड़का के एक तरह से आपको पैसे निकालने पड़ते हैं, right? तो it's a very operations heavy sector, operations heavy business to run, and इसमें competition बहुत कम है. Banks do not want to get into this business, right? तो there are a couple of other things. क्रूड का अगर आप देखो काफ़ी स्टेबिलिटी है प्राइस में, तो अगर जब क्रूड महंगा हो जाता है तो पीपल स्टॉप, जो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो थोड़ी रुक जाती है, बिकॉज a lot of products they factor in the elevated crude prices. तो वैसा कुछ नहीं हुआ, right? The other important thing is freight availability, right? तो अगर समझो एक महीने में पहले जो ड्राइवर्स करीबन 18 डेज काम करते थे, अब वो 22 डेज काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कैपेसिटी जो है यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है. एक वक्त में जब कोविड था तो सिर्फ 3 दिन काम कर रहे थे, ऑब्वियसली कोई काम कर ही नहीं रहा था, राइट? क्योंकि सबको घर पे बैठना था. तो मोर द यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मोर डिमांड फॉर दीज व्हीकल्स एंड मोर these people go and buy out those vehicles, or more these drivers and fleet operators go and buy out these vehicles, and more financing they need. So that's how it's all connected over here, right? तो रिस्क क्या है, ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए रिस्क क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको पेमेंट नहीं कर रहे स्टेट गवर्नमेंट. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये सिर्फ इसमें ही नहीं दिख रहा है. जब हमने अल्कोहल सेक्टर को भी एनालाइज किया था, तो अल्कोहल के भी जो बहुत बड़े बड़े कंपनी है, रैडिको, खैतान जैसे, द गवर्नमेंट्स, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट पेइंग देम. दिस इज अ बिग problem that is emerging, right? So this is a big problem, right? Raw material prices like steel, aluminium, they would go up. Steel will go up in the future. Aluminium, copper, they've already gone up. So eventually जो auto companies होते हैं, they have to pass it to the end customer. The prices they have to pass to the end customer. अगर वैसा होता है तो फिर लोगों की जो चाह होती है एक नई गाड़ी खरीदने की, वो थोड़ा कम हो जाती है. तो जीएसटी ने बहुत कुछ किया है. तो जो भी ये डिस्क्रिशनरी स्पेंड माना जाता है ऑटो, राइट, स्पेशली फॉर पर्सनल मोबिलिटी, इट इज डिस्क्रिशनरी, बट ये कमर्शियल व्हीकल्स जो है उसके लिए तो यूटिलिटी है, राइट? तो जीएसटी ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी, स्पेशली ऑन द प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू. बट अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है, राइट? तो ये जो कंपनीज है, दे आर जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू व्हीकल फाइनेंसिंग, दे ऑल्सो डू एमएसएमई फाइनेंसिंग, दे ऑल्सो डू पर्सनल लोन्स. तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया है एमएसएमई की वजह से इनके बुक्स के ऊपर. तो वो एनालाइज करेंगे. चारों कंपनीज एमएसएमई नहीं करते, कुछ कंपनीज ही करते, थोड़ा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बट दीज आर कंपनीज विच हैव देयर नीश इन व्हीकल फाइनेंसिंग, राइट? सो व्हेनेवर यू आर analyzing any financial, these are 4 questions that you need to ask, right? But before coming to these questions and answering these questions, you can sign up to the membership option on my channel. उसमें मेरा आपको पोर्टफोलियो दिख जाएगा, right? उस पर मैं काफ़ी कमेंट्री देता हूँ. I've documented everything, whatever things that have worked for me, whatever things that have not worked for me. I give proper rationale to add, companies to my portfolio. Don't subscribe to it just with the objective of knowing what stocks I have in my portfolio. If you could learn out of my experience, then that would be really great, right? You can take a subscription for a month. If you like it, continue. If you do not like it, you can discontinue, right? तो financials जब हम पढ़ते हैं तो पैसा देना बहुत आसान है, बट पैसा रिकवर करना बहुत मुश्किल है. तो एसेट क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड, इज द एसेट क्वालिटी डिटोरेटिंग अक्रॉस द सेक्टर. तो यहाँ पे जब मैंने कल एनालाइज किया था जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी का जो ये बॉक्सेस है, ये पूरा रेड था, बट यहाँ पे आपको ये एसेट क्वालिटी का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा इन कंपनीज में. तो द हेल्थ ऑफ द बुक्स इज गुड ओवर हियर, राइट? इज द ग्रोथ स्लोइंग डाउन? द ग्रोथ इज नॉट स्लोइंग डाउन. द काइंड ऑफ गाइडेंस दैट द मैनेजमेंट्स हैव गिवन आर वेरी स्ट्रॉन्ग. तो वो समझने की कोशिश करेंगे, राइट? इज द ओपेक्स इंक्रीजिंग? नहीं, ओपेक्स इंक्रीज नहीं करा. काफ़ी स्टेबल तरीके से कंपनी एक तरह से आगे बढ़ रहा है, तो कोई ओपेक्स इंक्रीज नहीं कर रहा है, राइट? इज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग कमिंग down? Yes, the cost of borrowing coming down. It is not only coming down for vehicle finance companies, it is coming down for all NBFCs, because 1.25% से
इंटरेस्ट रेट्स या फिर रेपो रेट्स जो है आरबीआई ने कट किए, राइट। तो आई हैव मेंशन्ड ऑल द कंपनीज ओवर हियर, श्रीराम, चोला, सुंदरम, एमएनएम। तो इनके मैंने लोन बुक लिखे हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 2.91 लाख का लोन बुक है श्रीराम का, चोला का 2.27 है, सुंदरम सबसे छोटा है 58,000 का लोन बुक है, राइट, एंड एमएनएम इज 1.2 लाख का लोन बुक है, राइट। तो 80% इज व्हीकल मिक्स, राइट। चोला का 50% व्हीकल मिक्स है, तो काफ़ी कम है। चोला हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ, एक तरह से बहुत aggressive company है चोला, right? It's backed by Murugappa Group, and if you see, it has gotten to LAP loans, SME loans, होम लोन सब कुछ कर रही है, राइट। सुंदरम बहुत कंजर्वेटिव है, 90% इसका जो बुक है वो व्हीकल का है। एंड एमएनएम फाइनेंस जो है 57% टॉप लाइन को जो कंट्रीब्यूट करता है वो ट्रैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। तो इसका जो भी ग्रोथ आया है वो ट्रैक्टर सेल से आया है, राइट। तो इफ यू लुक एट द ग्रोथ नंबर्स, राइट, द AUM ग्रोथ इज 15%, 21%, 16%, 12%, decent growth numbers. If you look at disbursement as well, all higher double digit numbers. Again, there is a lot of growth that you see over here, right? Margins इंप्रूवमेंट हुए क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग सब जगह पे कम हुआ है, दैट्स व्हाई द मार्जिन्स हैव गॉन अप, राइट। इफ यू लुक एट द निम्स, right, they are in the range of 7.5 to 8.5, so these are decent NIMs that you see. Asset quality का सिर्फ चोला के ऊपर थोड़ा असर पड़ा है, but if you look at the other companies, the asset quality, the credit cost is fairly good in other companies, right? Cost to income, as I told, it's been stable, कुछ ऐसे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, right? तो ROA अगर आपको देखना होता है, you have to look at companies which have if you're playing momentum over here, if you're playing compounding over here, then you need to look at companies which have an ROA of more than 3% and ROE of more than 15%. अगर आप री रेटिंग देख रहे हो, देन ROE ठुका हुआ होगा, तो आप यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट ये कुछ री रेट होगा, सेक्टर एक तरह से बॉटम आउट होकर ऊपर जाएगा, देन यू कैन इन्वेस्ट। बट हियर इसमें कोई री रेटिंग नहीं खेलना है आपको, दिस इज लाइक मोमेंटम, दिस इज कंपाउंडिंग दैट यू हैव टू प्ले, राइट। तो व्हाट मैटर्स इज द ROE एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वैल्यूएशन, राइट। तो अगर आप ROA देखोगे, राइट, इट्स 2.5, 2.7, 3.2 चोला का ROA जो है, श्रीराम का इट्स मोर देन 3 और 3, राइट। ROE भी अगर आप देखोगे 15% से ज़्यादा का ROE, सो दीज आर गुड कंपनीज विद गुड ROEs, राइट। नाउ एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन टू वैल्यूएशन। तो चोला जो है, इसका जो पेरेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड इसका ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज इट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू अदर सेगमेंट्स, दैट्स व्हाई इफ यू लुक द प्राइस टू बुक ओवर हियर इज 5.2. इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव चोला, एंड चोला इज लाइक द blue eyed boy for all these FIIs and DIIs. So अगर आप even if you look at the con calls, so here the con calls इसमें सब FII DIIs पूरे भरे पड़े रहते हैं, I mean especially the FIIs काफ़ी ज़्यादा invested है चोला में, right? तो what I've mentioned over here is the kind of intrinsic value जो मैंने ब्रैकेट में डाला है, it is the intrinsic value. तो अगर if this number 5.2 is more than 4, then it's overvalued. Obviously most of these companies are overvalued, right? तो price to book श्रीराम का 3.3 है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका 2.4 है, सो अगेन इट्स ओवरवैल्यूड। यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी दिखती है जो मुझे फेयरली वैल्यूड लगती है, और वो है M&M Finance, राइट। सो इफ यू वांट टू एनालाइज दीज कंपनीज, यू कैन डू अ लेवल 2 एनालिसिस एंड यू कैन डू अ स्पेसिफिक एनालिसिस ऑन M&M Finance. So thank you very much for your time. Take care. Have a nice time. Bye bye.